हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम सामाजिक अध्ययन एसएसटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। आप किसी भी यूट्यूब चैनल से तैयारी कर रहे होंगे तो आपको देखिए हर जगह यही कहा जाता है कि कोई भी प्रैक्टिस सेट के चक्कर में मत पड़िए, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उन्हीं को सॉल्व करिए। इसीलिए मैं आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रही हूँ। चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। ये देखिए आपका 2019 जुलाई का पेपर। आपको ये भी हर जगह बताया जाता है कि 2019 से पेपर सॉल्व करिए, क्योंकि उससे पहले जो पेपर थे थोड़ा इजी होते थे और आजकल का थोड़ा पैटर्न हार्ड होने लगा है। 2019 जुलाई का पेपर है। देखिए इसमें से आज ये क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। 31 से मतलब 31 से आपका स्टार्ट होता है क्वेश्चन इसमें सामाजिक अध्ययन में, और 90 तक होता है। कुल 60 क्वेश्चन इसमें आपके होते हैं। देखिए 31 क्वेश्चन कौन सा है। एथेनियन लोकतंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं थी। एथेनियन लोकतंत्र 30 से अधिक के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। सभी नागरिकों को सेना व नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। मामलों के निर्णयों के लिए आयोजित की गई सभाओं के सभी नागरिक उपस्थित होते थे। ऑप्शन नंबर 4 है। देखिए कि कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरी के माध्यम से की जाती थी। यहाँ पर बात की गई है एथेनियन लोकतंत्र की। तो एथेनियन लोकतंत्र देखिए जो होता है वो नागरिक गुण के सिद्धांतों के प्रति सामान्य प्रतिबद्धता को दिखाता है। मतलब नागरिक गुणों के जो सामान्य सिद्धांत है, मतलब सभी लोगों को समान प्रतिबद्धता होनी चाहिए। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बाकी देखिए तीनों ही एथेनियन सभ्यता की विशेषताएं होती हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट नहीं होती, क्योंकि इसमें कह रहा है कि 30 वर्ष से अधिक उम्र के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। ये इसकी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी। दक्षिणापथ के देखिए समुद्रगुप्त ने 12 शासकों को हराया था, 12 राज्यों को जीता था। कौन सी नीति वहां पर उसने अपनाई थी। फर्स्ट कह रहा है कि उनके राज्यों को उखाड़ फेंका गया और उन्हें समुद्रगुप्त के साम्राज्य का अंग बनाया गया। सेकंड है उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे कर दिया। वे उपहार लाते थे, उसके आदेशों का पालन करते थे और उसके दरबार में उपस्थित होते थे। इन्होंने हार स्वीकार की व इन्हें पुनः शासन करने की अनुमति दी गई। तो देखिए समुद्रगुप्त ने 12 शासकों को तो पराजित किया था, लेकिन हुआ क्या था वहाँ पर कुल मिला के कि उन सभी शासकों ने अपनी हार स्वीकार कर ली थी और समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से उन्हें शासन करने की अनुमति दे दी थी, उनका राज्य वापस लौटा दिया था। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। देखिए कला रूप दिया हुआ है और नामावली, कौन सा कला रूप किसकी नामावली है। तो फर्स्ट कह रहा है कि कला की वह तकनीकी जो असली जैसी तस्वीरों को बनाने में सहायक थी। किसके साथ देखिए जाएगा। नयनाभिराम, रूप चित्रण, इतिहास चित्रकला या तैल चित्रकला। तैल चित्रकला थी देखिए जो वो कला की वह तकनीकी थी जो असली तस्वीरों को बनाने में सहायक थी। तो ये आपका हो जाएगा ए हो जाएगा आपका चौथा। बी कह रहा है कि चित्रकारी जिसमें भारतीय भूदृश्यों को अनूठा अनछुआ दिखाया जाता है। भारतीय भूदृश्यों को अनूठा अनछुआ किस में दिखाया गया है। तो देखिए नैनाभिराम में दिखाया गया है। यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। सी की बात करें तो भारत में यूरोपवासियों की ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली, धन संपदा और रौब दाब दर्शाती चित्रकला कौन सी है। तो रूप चित्रण है। देखिए सी हो जाएगा इसका। ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहास और विजयी दृश्यों को चित्रित करने वाली चित्रकला आपकी इतिहास चित्रकला थी। तो ये आपका हो जाएगा डी। अब देखिए ऑप्शन में यहाँ पर कौन सा दिया हुआ है। ए का होगा आपका 4, 1, 3 और 2, सॉरी 4, 1, 2 और 3, 4, 1, 2, 3। देखिए किस ऑप्शन में है 4, 1, 2, 3। ऑप्शन नंबर ए ही देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बम्बई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंस का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है सूरत, मद्रास, कोलकाता, नागपुर, मदुरई, दिल्ली, पुणे, मद्रास, कलकत्ता, सूरत, मदुरई, दिल्ली। तो यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बम्बई और मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सूरत, मद्रास और कलकत्ता। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट है ए और बी कथनों पर बौद्ध महायान के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा था, महायान और हीनयान। यहाँ पर महायान से क्वेश्चन आया है। पिछले एग्जाम्स में देखिए महायान से क्वेश्चन आपको देखने को मिला था।
फर्स्ट कह रहा है बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई हैं। बी कह रहा है कि महायान बौद्ध के आने के साथ ही बोधिसत्व में विश्वास समाहित हुआ। बोधिसत्व देखिए ये महायान जो था इसका संबंध ही बोधिसत्व से था। मतलब हम कह सकते हैं कि महायान बौद्ध के आने के साथ ही बोधिसत्व में विश्वास स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है, क्योंकि इसमें उपस्थित कुछ एक संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में नहीं दिखाया गया, बल्कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट है। तो ए गलत है और बी सही है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी देखिए राइट आंसर हो जाएगा। ए गलत है और बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माहलवारी और रैयतवारी राजस्व प्रणालियों के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर भी देखिए दो कथन दिए हुए हैं। कथन वाले क्वेश्चन आपके कई सारे पूछे जाते हैं। माहलवारी बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए युक्ति थी, जबकि रैयतवारी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों के लिए थी। बिल्कुल देखिए यहाँ पर सही बोला गया है कि माहलवारी जो था बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम के प्रांतों के लिए एक युक्ति थी। उत्तर पश्चिम प्रांत में आपका आ जाता है जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब में लागू की गई थी ये माहलवारी। बाकी रैयतवारी की बात की जाए तो ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों के लिए थी। ये भी देखिए सही बात है। बी कह रहा है कि माहलवारी में गांव का मुखिया पूरे गांव के संकलित राजस्व को कंपनी को अदा करता था, जबकि रैयतवारी में किसानों के साथ सीधा समझौता किया जाता था। तो ये भी देखिए सही बात है। बिल्कुल सही कथन दोनों दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है केवल ए दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करता है। केवल बी दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करता है। ए और बी दोनों दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करते हैं। ना तो ए और ना ही बी दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच के सही अंतर को स्पष्ट करते हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच के अंतर को स्पष्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों देखिए माहलवारी और रैयतवारी के बारे में अलग अलग चीज़ें दी गई हैं और दोनों अंतर को इसके स्पष्ट करते हैं। नेक्स्ट है सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है खानकाह, ईदगाह, गुलफरोश या दरगाह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दरगाह के नाम से सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है। नेक्स्ट है विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया था। किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत? रामानुज द्वारा, बासवन्ना द्वारा, एकनाथ द्वारा या सखू भाई द्वारा। अभी देखिए कल ही ये चैप्टर आपका आया था विशिष्टाद्वैत। विशिष्टाद्वैत का जो सिद्धांत है रामानुज द्वारा प्रस्तावित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ यहाँ पर चला जाएगा। नेक्स्ट है भारत में 1972 में स्थापित की गई दीवानी अदालत के संबंध में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। दीवानी अदालत देखिए स्थापित की गई, कब स्थापित की गई थी? 1772 में। कौन सा कथन यहाँ पर दिया है? ये एक फौजदारी अदालत थी। यहाँ पर देखिए बात की गई है दीवानी अदालत की। दीवानी अदालत जो थी फौजदारी अदालत नहीं थी। इनकी देखिए जो स्थापना की थी वो वारेन हेस्टिंग्स ने की थी, जो बंगाल के गवर्नर थे, 1772 में की थी। इन्होंने देखिए दो अलग अलग न्यायालय की स्थापना की थी, एक दीवानी न्यायालय होगा और एक फौजदारी न्यायालय। यहाँ पर हम दीवानी को फौजदारी नहीं कह सकते हैं। दीवानी की बात की जाए तो दीवानी अदालत में राजस्व संबंधी मामलों की सुनवाई होती थी। बी कह रहा है वह यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था। कौन चलता था? देखिए दीवानी अदालत। बिल्कुल देखिए सही बात है। यूरोपियन जो जिलाधीश होते थे उन्हीं के अध्यक्षता में ये चलता था। मतलब इसका हुआ कि ऑप्शन ए आपका गलत है, बल्कि बी सही है। तो देखिए ए गलत और बी सही। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गैरीसन नगर से अभिप्राय है। गैरीसन नगर से क्या अभिप्राय है? किलेबंद बसाओ जहाँ सैनिक रहते हैं। नगर से लगी हुई भूमि जो इसे माल की आपूर्ति करती है। वह स्थान जहाँ विभिन्न उत्पादन केंद्रों के माल को बेचा जाता है। गैरीसन नगर देखिए वो होते हैं जहाँ पर सैनिक लोग रहते हैं। मतलब ये हुआ कि इसका जो अभिप्राय होता है गैरीसन नगर से कि किलेबंदी बसाव से होता है जहाँ सैनिक रहते हैं। तो राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर 2 आपका हो जाएगा। किलेबंदी की जाती है और वहीं पर सैनिक लोग रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी कथन ए। यहाँ पर देखिए कथन और कारण वाला क्वेश्चन है ये। ए कह रहा है कि जब लंदन में अपराह्न के 2 बजे हैं तो भारत में 7:30 अपराह्न का समय होगा। यहाँ पर देखिए दोनों समय में अंतर कितना है? 5.5 घंटे। और भारत का समय जो होता है लंदन के समय से 5.5 घंटे आगे होता है। ये पूरा देखिए पूरा इसकी थ्योरी है। मैं आपको उसमें थ्योरी में मैंने आपको बताया भी था कि भारत की जो ग्रीनविच रेखा है वो पूरब में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से स्थित है और साथ ही में इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच माध्य से 5 घंटा 30 मिनट आगे है।
ग्रीनविच रेखा जो देखिए वो इंग्लैंड के निकट शून्य देशांतर पर स्थित ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा है। इसी कारण से इसको प्राइम मेरिडियन या शून्य देशांतर भी कहते हैं। और इसी कारण से जो लंदन का समय है भारत के समय से 5.5 घंटे पीछे होता है। मतलब क्या हुआ कि वही लंदन के समय से भारत का समय 5.5 घंटे आगे होता है। तो यहाँ पर देखिए कथन तो सही है, कारण क्या कह रहा है, भारत ग्रीनविच के पूरब में 82 डिग्री 30 मिनट पूरब में स्थित है। तो ये भी देखिए सही बात है, भारत का जो ग्रीनविच रेखा है वो पूरब में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है। ये भी देखिए सही है। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ए और आर दोनों सही हैं, साथ ही में आर सही व्याख्या है ए की। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय क्षेत्र पर दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। 3 कथन यहाँ पर देखिए समय क्षेत्र से संबंधित दिए गए हैं। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। तो देखिए बिल्कुल सही बात है, कई ऐसे देश होते हैं जहाँ पर एक से अधिक समय अपनाए जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर रूस को देख लीजिए, रूस में 11 टाइम जोन है, अमेरिका में 9 टाइम जोन है, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में 8 टाइम जोन है। तो अलग अलग टाइम जोनों में उनको बांटा गया है। नेक्स्ट कह रहा है पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। ये भी देखिए सही बात है कि पृथ्वी को 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। सी कह रहा है कि प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। ये भी देखिए यहाँ पर सही कह रहा है, प्रत्येक समय क्षेत्र जो है 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। ऐसे ही 12वें जोन को 180वें यामोत्तर रेखा यानी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा में बांटा गया है। जब 12वें जोन तक जाएंगे 15 डिग्री करते हैं तो 180 डिग्री आपका देशांतर हो ही जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ए, बी, सी तीनों आपके सही हैं। देखिए किस ऑप्शन में सही है, ए, बी, सी सभी सही हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों के सही क्रम का चयन कीजिए। वायुमंडल में देखिए विभिन्न परतें होती हैं, समताप मंडल, मध्यमंडल, बाह्यमंडल, वायुमंडल, बहिर्मंडल, क्षोभमंडल, ये सभी परतें ही हैं। लेकिन यहाँ पर क्रम पूछ रहा है कि स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले देखिए आपकी होती है क्षोभमंडल, क्षोभमंडल के बाद समताप मंडल, समताप मंडल के बाद मध्यमंडल, मध्यमंडल के बाद आपका होता है बाह्य वायुमंडल और सबसे लास्ट में होता है आपका बहिर्मंडल। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला जाएगा। बाकी इन सब की अलग अलग विशेषताएं होती हैं, वो सब मैं आपको थ्योरी में बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है देखिए, ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से होती हैं। ऋतुएं जो परिवर्तित होती हैं आपकी, किस कारण से ऋतुएं होती हैं, यहाँ पर पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है पृथ्वी का चपने कच्छी सतह से 66.5 अंश का कोण बनाता है। मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें 23.5 अंश दक्षिणी पर पड़ती हैं। पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना। पृथ्वी के अपने अक्ष पर इर्द गिर्द घूर्णन के कारण आभा मंडल बनता है। तो देखिए पहले तो मैं आपको बता दूं कि ऋतुएं जो होती हैं पृथ्वी का परिक्रमण के कारण बदलती हैं। परिक्रमण क्या होता है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और यही उसका परिक्रमण होता है। बाकी पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है, तो अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। याद रखिएगा, घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं, लेकिन परिक्रमण के कारण क्या होता है, ऋतुएं बदलती हैं। साथ ही में देखिए सूर्य के परिक्रमण मार्ग पर पृथ्वी का जो अक्ष होता है हमेशा एक ही ओर झुका रहता है। इसके कारण उत्तरी गोलार्ध में 6 माह सूर्य की ओर झुका रहता है, इसलिए इस समय उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े होते हैं। इस अवधि में दक्षिणी गोलार्ध सूर्य से दूर होता है, इसलिए वहाँ दिन छोटे हो जाते हैं। तो यही देखिए कारण है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष के झुके होने के कारण ऋतु में परिवर्तन होती हैं। बाकी याद रखिएगा, घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। नेक्स्ट है, प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संघटक है। प्रतिशत मतलब कौन सा संघटक सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हीलियम। तो देखिए मैंने आपको अच्छे से बताया था कि सबसे ज़्यादा पृथ्वी में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है 78.03%। राइट आंसर आपका नाइट्रोजन हो जाएगा। बाकी ऑक्सीजन की बात करें तो देखिए नॉर्मल आप लोगों ने सुना होगा 21%, लेकिन इसकी जो मेन मात्रा होती है 20.99% होती है, वही 21% ही मान लेते हैं इसको भी। और भी अन्य तत्व पाए जाते हैं, जैसे देखिए आपका आर्गन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नियॉन, हीलियम, ये सभी तत्व और भी पाए जाते हैं, लेकिन काफ़ी कम मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, महासागरीय धाराओं के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। महासागर में देखिए जो धाराएं चलती हैं उन्हीं से संबंधित प्रश्न है। ये कह रहा है ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को कटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती हैं।
बिल्कुल देखिए यहाँ पर सही बात कही गई है। जो ठंडी धाराएँ होती हैं प्रायः ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं। ध्रुव में कितनी ज़्यादा ठंडी होती है, वही चीज़ है कि ध्रुवों से भूमध्य रेखा में ये चलती हैं और ये धाराएँ साथ ही में जिन क्षेत्रों में चलती हैं वहाँ का तापमान घटा देती हैं। ठंडी होती हैं तो तापमान तो घटाएँगी ही। कुछ ठंडी जलधाराओं के नाम भी जैसे मैंने आपको बताया था थ्योरी में, लेब्राडोर हो गई, हम्बोल्ट हो गई, बेंगुला हो गई, ये ठंडी जलधाराएँ होती हैं। तो देखिए सही बात है। बी कह रहा है कि लेब्राडोर एक गर्म धारा है। अभी मैंने आपको बताया कि लेब्राडोर एक ठंडी धारा है, आपका नहीं होगा। सी कह रहा है जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। ये भी देखिए बिल्कुल सही बात है कि जिस स्थान पर आपकी ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलेगी वो विश्व का सबसे मत्स्य क्षेत्र माना जाएगा। इसका कारण ये होता है कि जहाँ ठंडी व गर्म जलधाराएं मिलती हैं वहाँ देखिए जो ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है वो प्लैंकटन बढ़ोतरी में सहायक होती है और प्लैंकटन जो होता है ये मछलियों का प्रमुख भोजन होता है। तो इसी कारण से वहाँ मत्स्य पालन का, वहाँ मछलियों का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए ए और सी आपका सही है, बाकी भी गलत है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, हिमनद के निक्षेपण को क्या कहा जाता है? हिमनद से जो निक्षेप होता है, देखिए समुद्री गुफा, हिमोड़, लोयस या तटबंध। तो हिमनद से जो निक्षेपण होता है उसको हिमोड़ कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला जाएगा। बड़े बड़े हिमनद से जब हिमखंड को बड़े बड़े जो हिमखंड होते हैं उसको हिमनद कहते हैं, जो अपने भार के कारण नीचे खिसकते चले जाते हैं और निक्षेप छोड़ते जाते हैं, इसी को क्या कहते हैं? हिमोड़ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए और बी निम्नलिखित वनस्पतियों में से किसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं? ए कह रहा है यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 डिग्री से 70 डिग्री में पाई जाती है। बी कह रहा है इसे टैगा के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए इसे टैगा के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी वनस्पति वो होती है? शंकुधारी वनस्पति होती है। इसको कोणधारी वनस्पति भी कहते हैं। इसे टैगा के नाम से जाना जाता है। साथ ही में उत्तरी गोलार्ध में ये उच्च अक्षांशों 50 डिग्री से 70 डिग्री में पाई जाती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ यहाँ पर चला जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है? फर्स्ट देखिए यहाँ पर कह रहा है कि मैदानी क्षेत्र में ओक्सबो लेक इंग्लिश नाम है, बाकी हिंदी में इसको चौप झील कहते हैं। चाप झील मैंने आपको बताया था, चौप झील चिन्हित है। तो देखिए बिल्कुल सही बात है। गंगा ब्रह्मपुत्र का जो बेसिन है यहाँ पर चाप झील या इसी को कह सकते हैं गोखुर झील पाई जाती हैं। गोखुर झील क्या होती है थ्योरी में मैंने बताया था। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व तो अति अधिक होता है। बिल्कुल सही बात है। मैदानी क्षेत्र में गंगा ब्रह्मपुत्र का जो बेसिन है काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र है, यहाँ पर जो जनसंख्या है काफ़ी ज़्यादा की मात्रा में है। नेक्स्ट कह रहा है डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वनों से आच्छादित होते हैं। ये भी देखिए यहाँ पर सही है। गंगा ब्रह्मपुत्र क्षेत्र बेसिन की बात की जाए तो इसकी प्रमुख विशेषता ही है देखिए मैंग्रोव क्षेत्र, साथ ही में हिमालय इसी क्षेत्र से संबंधित है, तो इसकी प्रमुख विशेषता ही ये भी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट कह रहा है भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है विशेषता नहीं है। यहाँ पर देखिए कौन सी कर्तन और दहन कृषि नहीं की जाती है। इस क्षेत्र में देखिए मुख्य रूप से धान की फसल, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सभी की फसलें की जाती है मुख्य रूप से, लेकिन धान की फसल की जाती है क्योंकि अच्छा पानी, धान को पानी की आवश्यकता होती है, अच्छे पानी की वहाँ पर व्यवस्था भी होती है। नेक्स्ट है तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि पवनें सागर की सतह पर तीव्र गति से चलती हैं। इस सागर में ठंडी धाराओं की अपेक्षा गर्म धाराओं की उत्पत्ति अधिक होती है। यह सागर निम्न ज्वार भाटों की अपेक्षा उच्च ज्वार भाटों में अधिक अनुभव करता है। नमक की मात्रा की अधिकता सागर को सघन बना देती है। मृत सागर देखिए सर्वाधिक लवणता वाला सागर है। इसमें 1 लीटर अगर जल लेंगे तो उसमें लगभग आपका 340 ग्राम नमक मिल जाता है। और जो खारा जल होता है उसमें तैरना आसान होता है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि समुद्र में तैरना आसान होता है क्योंकि खारा होता है। अगर मृत सागर की बात करें तो वो तो देखिए बहुत ही ज़्यादा खारा होता है। तो इसमें जो तैरने वालों को लगता है ऐसे तैर रहे होते हैं जैसे वो लेटे हुए हों। साइंस में भी ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट है भूमि उपयोग के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोग है। भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित होता है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा सही है कौन सा गलत है। बात की जाए अगर ए नंबर की तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि केवल कृषि और वन के लिए होता है। ऐसा तो हम कह नहीं सकते क्योंकि भूमि का उपयोग बहुत सारे क्षेत्रों में होता है। देखिए चारागाह के रूप में, भवन निर्माण के रूप में, बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने में, बागवानी के रूप में, बहुत तरह के क्षेत्रों में होता है, तो नहीं कह सकते। बाकी बात की जाए कि अपनी स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित होता है, तो देखिए ये भी हम नहीं कह सकते क्योंकि स्थलाकृतियाँ देखिए चेंज भी की जाती हैं।
उसको किसी दूसरे चीज़ के लिए भी बनाया जा सकता है, तो ये भी हम नहीं कह सकते। ए और बी आपके यहाँ पर दोनों गलत हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट है रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं। किसमें मदद करती हैं रक्षक मेखलाएं? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में। ऑप्शन नंबर बी है कि मृदा में नमी बनाए रखने में, मृदा के ऊपर से जल के प्रवाह को मंद करने में, और नालिकाओं को बनने से रोकने और मृदा क्षय को बचाने में। सबसे पहले तो जान लीजिए रक्षक मेखलाएं होती क्या हैं। थ्योरी में मैंने आपको दिखाया था, पूरे चित्र बने थे उसके। आपने देखा होगा कि कतार में एकदम कतार में वृक्ष लगे होते हैं, ऐसे ऐसे करके एक कतार में। ये कहाँ पर बनाए जाते हैं? ये तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में बनाए जाते हैं, तट वाला जो प्रदेश होगा, ताकि वहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्यों बनाया जाता है? पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में। ऐसे कतार में इनको बना दिया जाता है जिससे पवन अगर तेजी से हवा चले तो जो मृदा हो उसका जो ऊपरी आवरण हो वो एकदम से उड़ ना जाए, उसका सारा जो उपजाऊ चीज़ हो, बल्कि इन पेड़ों की वजह से वो रुक जाता है, उसका संरक्षण हो जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ चला जाएगा। मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है? ऑप्शन नंबर ए है उच्चावच, समय, वनस्पति जाति या प्राणी जात, फ्लोरा फोना, जलवायु। राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। मृदा परिच्छेदिका की जो मोटाई होती है इसको निर्धारित करता है समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन, नवीकरण संसाधन और अनवीकरण संसाधन, जैव संसाधन, अजैव संसाधन, सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन। यहाँ पर देखिए पूछ रहा है वितरण के आधार पर, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन। अगर देखिए उत्पत्ति के आधार पर बात की जाती तो हो जाता आपका जैव संसाधन और अजैव संसाधन। बाकी अगर उपयोगिता के आधार पर बात की जाती तो नवीकरण और अनवीकरण हो जाते। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि वितरण के आधार पर पूछ रहा है। अलग अलग लिख लीजिएगा। देखिए उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन और अजैव संसाधन, उपयोग के आधार पर नवीकरण और अनवीकरण। नेक्स्ट है विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? विविध समाज, फर्स्ट है वह समाज जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में विभिन्नताएं और असमानताएं पाई जाती हैं। बी कह रहा है जिसमें संस्कृति और सत्ता में विभिन्नताएं मिलती हों। सी जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में समानताएं होती हों। डी कह रहा है जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हो। यहाँ पर देखिए फर्स्ट और 4 में थोड़ा सा अंतर है। इसमें कह रहा है कि विभिन्नताएं और असमानताएं, इसमें कह रहा है विभिन्नताएं और समानताएं। तो देखिए विविध समाज वो होता है जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्नताएं तो पाई जाती हैं, लेकिन साथ ही में क्या पाया जाता है? समानताएं पाई जाती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 के साथ यहाँ पर चला जाएगा। विभिन्नताओं के होते हुए भी देखिए यहाँ पर समानता है, असमानता नहीं होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लिंग जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है? अब यहाँ पर देखिए ये नहीं पूछ रहा कि कौन सा रूढ़िबद्ध धारणा है, यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है। महिलाएं बहुत भावुक होती हैं। हमारे समाज की देखिए मान्यता होती है कि महिलाएं बहुत भावुक होती हैं, मतलब ये जो रूढ़िबद्ध धारणा है। महिलाएं फैशन परस्त होती हैं, ये भी देखिए रूढ़िबद्ध धारणा है। महिलाएं जिम्मेदार वाहन चालक होती हैं, तो देखिए ऐसी मान्यता नहीं है, बल्कि लोगों का मानना होता है कि पुरुष जो होते हैं वो जिम्मेदार वाहन चालक होते हैं, मतलब गाड़ी चलाते हैं अच्छी तरह से। तो ये देखिए यही चुनौती देता है रूढ़िबद्ध धारणा को। तो यहाँ पर यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी महिलाएं पालन पोषण करने वाली होती हैं, ये भी देखिए रूढ़िबद्ध धारणा है, लोगों का यही मानना होता है। यहाँ पर कह रहा है रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मांग है? ये कह रहा है महिलाओं के लिए मताधिकार, महिलाओं के लिए नौकरशाही भूमिका का अधिकार, धनी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार या श्रम वर्ग के लिए वयस्क मताधिकार। नारी मताधिकार आंदोलन जो हुआ था उसका यही मतलब था कि सभी महिलाओं को मताधिकार का मत देने का अवसर मिले। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट है जातकों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? जातक में देखिए बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियाँ मिलती हैं। जातक एक रचना है, उसी से संबंधित प्रश्न है। इसकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। यहाँ पर देखिए कौन सा सही है पूछ रहा है, तो यहाँ नेक्स्ट देखते हैं। इसकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई जिन्हें जैन साधुओं द्वारा लिखा गया। तो देखिए बौद्ध धर्म से संबंधित है जातक, ये आपका नहीं होगा। इसकी रचना बौद्ध भिक्षुओं द्वारा की गई जिन्हें सामान्य लोगों द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। सामान्य लोगों ने नहीं किया था, देखिए बौद्ध भिक्षुओं ने किया था, ये भी नहीं होगा।
इसकी रचना जैन साधुओं द्वारा की गई। जैन से संबंधित नहीं है जातक। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियाँ वर्णित हैं, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट है, आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। आईने अकबरी में देखिए हर बार क्वेश्चन बन रहा है। फर्स्ट कह रहा है कि यह अकबरनामा शीर्षक के अंतर्गत अकबर के शासनकाल के इतिहास की 3 जिल्दों में से पहली जिल्द है। आईने अकबरी अकबरनामा की पहली नहीं बल्कि तीसरी जिल्द है। पिछले भी 2 वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ। इसमें अकबर के पूर्वजों और अकबर के शासन की घटनाओं का विवरण दिया गया है। तो देखिए पहला आपका नहीं होगा। इसमें देखिए अकबर के पूर्वजों का नहीं बल्कि अकबर के प्रशासन का विविध पहलुओं का विभिन्न संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत किया गया था। सांख्यिकी शब्द इसमें याद रखिएगा, ये भी नहीं होगा। ये मिर्ज़ा हाकिम द्वारा लिखी गई है, जो अकबर के दरबारियों में से एक थे। मिर्ज़ा हाकिम नहीं बल्कि किसके द्वारा लिखी गई थी, ये अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी। तो ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करता है। सांख्यिकी शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। साथ ही में अकबरनामा का ये 3 जिल्दों में से तीसरा जिल्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया। देखिए अभी कल ही ये चैप्टर की आज है, ये चैप्टर आपका हुआ था गुरु गोविंद सिंह, गुरु अंगद, गुरु अर्जुन या गुरु तेग बहादुर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। गुरु अंगद जो थे सिखों के दूसरे गुरु थे। साथ ही में इनका मूल नाम लहना भी था। इन्होंने गुरु नानक द्वारा जो लंगर व्यवस्था शुरू की गई थी उसको आगे बढ़ाया था और साथ ही में गुरुमुखी लिपि का भी विकास किया था। याद रखिएगा गुरुमुखी लिपि का संबंध है गुरु अंगद से और इन्होंने गुरु नानक की रचनाओं का संकलन किया था। साथ ही में इनकी जो रचनाएं थी उसी में इन्होंने संकलित कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 30 क्वेश्चन आपके यहाँ से कंप्लीट होते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। साथ ही में जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।